सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया। तो सही उत्तर होगा सुनील भारती मित्तल को। तो भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष है सुनील भारती मित्तल, जिनको अभी निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किया गया है। और वर्ल्ड बैंक की इस निजी क्षेत्र की पहल में शामिल होने वाली ये दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है भारती एंटरप्राइजेज। तो पहली कौन सी थी? पहली थी टाटा सन्स। वे आप कह सकते हो टाटा सन्स इसका संस्थापक सदस्य भी है। और ये निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला को वर्ल्ड बैंक ने 2023 में शुरू किया था। ये वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के अग्रणी निजी क्षेत्र के उद्यमियों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसे दृष्टिकोण विकसित करना जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों से निपटने के लिए निजी पूंजी को प्रभावी ढंग से जुटाने में मदद कर सके। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक देखते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट है अजय बंगा। कुछ रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वो सारी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दी है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया और रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये पहले जारी करता था, उसको बंद कर दिया और अब उसकी जगह ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ये सब वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वर्ल्ड बैंक से, तो अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड इसने जारी किया था। अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था। उसके अलावा वर्ल्ड GNI रैंकिंग 2024 जारी की थी। GNI मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल इनकम। उसमें भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे बरमुडा था। तो वर्ल्ड बैंक से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा ये कहां लॉन्च हुई है? तो आंसर होगा चेन्नई। EMU मतलब होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो साउथ इंडिया की ये पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा है जो अभी चेन्नई में शुरू हुई है। आप कह सकते हो ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत की तो पहली है, पर भारत की दूसरी है। जिस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन्स होती है ना, वैसे ही इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, पर वहां के लोकल्स के बीच में ये बहुत लोकप्रिय होती है। उनके लिए आप कह सकते हो एक तरह से वरदान है ये। पर भीड़ ज्यादा होने के कारण गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उमस भरे मौसम में बहुत उमस रहती है। तो ऐसे मौसम से राहत के लिए इसमें AC लगा दिए गए, ऑटोमेटिक डोर्स लगा दिए गए, CCTV कैमरा है इसमें। ये सब फैसिलिटीज अब इसमें आ गई है ताकि वहां के लोगों को राहत भी मिल सके। ठीक है, तो ये दूसरी है, भारत की दूसरी, और पहली कहां पे शुरू हुई थी? मुंबई में। अब ये ट्रेन वाला प्रश्न एक तरह से, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन जो अभी न्यूज में रही थी, ट्रेन वाले प्रश्न में आपको कराता हूं। अगर पूछे दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये लॉन्च हुई थी कहां पे? जर्मनी में। जर्मनी ने की थी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी जर्मनी ने लॉन्च की थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की थी चाइना ने। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश को लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है नमो भारत, पहले इसका नाम हुआ करता था रैपिडेक्स। ठीक है, और सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च की, उसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। और अभी किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? चाइना। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? जापान। और ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक बना था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी ट्रेन है? पंचवटी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई और मनमाड़ के बीच चलती है। ठीक है, तो ये कुछ और ट्रेनें अभी न्यूज में थी, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट को लेकर के भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 7वें स्थान पर है। तो अभी स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड AI द्वारा स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 को जारी किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेस्टमेंट में भारत की रैंक 7वें नंबर पे बताई गई है। तो ये जो इंडेक्स है ये AI को लेकर के अलग अलग कैटेगरीज पर देशों के रैंकिंग जारी करता है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, जो बताता है कि किस देश ने AI में कितना इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। और ये 2013 से लेके 2024 तक के डेटा पर आधारित ये रैंकिंग है।
तो पहले स्थान पे अमेरिका को रखा है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे यूके है, भारत 7वें स्थान पर है। अब एक तरह से रैंकिंग वाला ये प्रश्न है, तो 2025 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एआई वाला भी तो प्रश्न है ये। तो चलो एक एआई का प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, दो प्रश्न पूछता हूं, है ना। एक तो आप ये बताओ भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी, और बताओ अभी हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब ये दो प्रश्न आपके लिए हो गए। बाकी चलो मैं आपको इंडेक्सेस रैंकिंग वाले जो प्रश्न अभी तक हमने पढ़े थे वो रिवाइज कराऊंगा। अगर पूछे कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पे, टॉप पे ब्राजील है और भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। और ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स पहले स्थान पे कर्नाटक हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। अभी 7वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया, उसमें टॉप पर चाड है और भारत 5वें स्थान पर है। उसके अलावा अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने मात्र मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम है ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 से लेके 2023 तक। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर नाइजीरिया है। पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात है। अंकटाड का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 36 पे है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उसके अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत 4थे स्थान पर रहा। पहले 3 कौन है, चाइना, यूएस, जापान और भारत 4थे पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मोदी स्मृति संग्रहालय कहां पर लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा मोतीहारी। मोतीहारी कहां पर है, बिहार में है। तो अभी बिहार के मोतीहारी में एक उद्यमी जिनका नाम है यमुना सिकारिया, उन्होंने राज्य का पहला मोदी स्मृति संग्रहालय की स्थापना की। इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए 56 नीलामी किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना मोदी स्मृति संग्रहालय कहां पर अभी लॉन्च किया गया है, बिहार के मोतीहारी में। अब एक तरह से संग्रहालय वाला प्रश्न आ गया, म्यूजियम्स। कुछ और इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स मैं आपको कराता हूं जो न्यूज में बने हुए थे, जैसे कि ये सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर पूछे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहां पर बनेगा, लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई, हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खुला, तिरुवनंतपुरम। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहां पर खुला, दिल्ली में, जो हुमायूं का मकबरा परिसर है वहां पे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में मिलेगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खुला गया वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय मिला वाराणसी में। नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, पुणे में। सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई, राजस्थान के ब्यावर में। उसके अलावा भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है, अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बनाया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया नृपेंद्र मिश्रा को। और पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, ये गुजरात के वडनगर में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में, और इसके लिए आईएनएस गुलदार को डुबोया जाएगा। और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली के मौसम विज्ञान विभाग में। ठीक है, तो ये सब म्यूजियम्स, ये सब संग्रहालय न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे कि अप्रैल 2025 में किस देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम यानी कि नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, टेस्टिंग की है।
ये पारंपरिक जो परमाणु और हाइड्रोजन बम होते हैं उनसे अलग है। ये 2 किलो का ये अभी बम था और इसने 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक ये पहुंच गया था जब इसकी टेस्टिंग की गई तब। वैसे तो जो ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें और हाइड्रोजन बॉम्ब में वैसे तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन आइसोटॉप्स जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, इनका इस्तेमाल होता है। पर यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया है। मैग्नीशियम हाइड्राइड एक चांदी जैसा पाउडर होता है जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल के रूप में काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ से आपको अंतर पता लगेगा कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है। तो मेन अंतर तो यही हो जाएगा कि परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम में फिजन रिएक्शन होती है, यानी कि टूटते हैं ये, नाभिकीय विखंडन, और इसमें होता है हाइड्रोजन बम में फ्यूजन प्रोसेस, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर बम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में टूट जाता है और इसी कारण से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु जुड़ करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं और इसमें परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, अगर न्यूक्लियर बम में बात करेंगे तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे तो हमने कहा हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये परीक्षण किया किसने? चाइना ने किया। तो चाइना एक बार फिर लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग और यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी हो जाती है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कुछ और प्रश्न बताऊं आप चाइना से, तो चाइना ने कहा कि वो कोल्ड सीप नाम से एक डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में। अभी फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 हुई थी चाइना में, उसको चाइना की प्लेयर ने जीत लिया। नाम है जू वेनजुन। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सोल्ट परमाणु रिएक्टर ये चीन में शुरू हुआ, गोबी रेगिस्तान में। उसके अलावा अभी दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन भी हुई थी चाइना में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी अभी लॉन्च किया है चाइना ने ही। ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी मैंने आपको चाइना से संबंधित प्रश्न रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में खोंगजोम दिवस ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन 1891 के आंग्ल मणिपुरी युद्ध में शहीद हुए मणिपुरी नायकों की याद में मनाया जाता है। इस युद्ध में मणिपुरी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, तो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। अब बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, कैपिटल होती है इम्फाल, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री जी ने तो इस्तीफा दे ही दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अगर पूछे किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है तो मणिपुर ही होगा। यहीं पे आपको लोकटक झील मिलेगी जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ का मार्शल आर्ट को कहते हैं थांगटा। कुछ फेस्टिवल्स देखें अगर मणिपुर से तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। संगई फेस्टिवल हो गया, यहाँ का राज्य के पशु भी है संगई जो कि एक प्रकार का हिरण है। लाई हरोबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग या योशांग उत्सव हो गया, हुनथड़ो उत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, कान नगाई उत्सव हो गया, शिरुई लीली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हऊ चोंगोबा उत्सव हो गया, निंगोल चक्कोबा त्योहार हो गया। ठीक है, और एक और देखो, अभी साजिबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव भी मनाया गया था मणिपुर में ही। इसे मणिपुरी नववर्ष भी कहते हैं और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है, ये किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1972 में। तो अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर कुछ एक्शंस लिए थे, जैसे कि अटारी चेक पोस्ट को बंद कर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता था हमने उसको सस्पेंड कर दिया, रद्द कर दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया।
अब क्या है शिमला एग्रीमेंट, थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। तो ये जो शिमला एग्रीमेंट है ये भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 1972 को हुआ था। शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिए शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान को उठा उठा के पटका था, उसको धूल चटा दी थी और उसने चाट भी ली थी। फिर उसके बाद भारत की जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी उस समय, और पाकिस्तान के जो उस समय प्रेसिडेंट रहे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट की कुछ मुख्य बातें की बात करें तो इन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, युद्ध या बल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध करोगे तो चाटे तो पाकिस्तान ही खाएगा। उसके अलावा सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किए जाएंगे, मतलब कोई तीसरा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो देश हो चाहे कोई संस्था हो। और युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी होगी और भारत युद्ध बंदियों को छोड़ेगा। तो हमने लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया उनको वापस कर दिया था, सभी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया था। और दोनों देशों ने 1971 के युद्ध में बनी सीज फायर लाइन को एलओसी में बदला था। तो ये मुख्य बातें थी शिमला एग्रीमेंट से, जिसको रद्द कर दिया अभी पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 अभी इसका दूसरा एडिशन हुआ 25 से लेके 27 अप्रैल तक। कहां पर? नई दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहां पे। और इसमें भारत ने टोटल 87 मेडल जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। और इसके साथ मेडल टैली में भारत टॉप पर है। दूसरे स्थान पे जापान है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज के बाद मंगोलिया तीसरे स्थान पर है। हाँ, आप इसको देख करके ये मत चौंकना कि ये कहीं मिस्टेक से तो नहीं दिखा दिया मैंने, 83 गोल्ड हमारे पास कहाँ आ गए, या 83 गोल्ड है तो कहीं इसमें चाइना वगैरह तो नहीं है पहले स्थान पे। मैंने भी इसको डबल से चेक किया, ये सही है, भारत ने 83 गोल्ड जीते हैं इसमें। भाई आप स्पोर्ट्स भी तो देखो कौन सा वाला है, योगासन, योग की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हमने योग दिया है, तो ये हमारा ही स्पोर्ट है, हम ही देने वाले हैं, तो कम से कम इसमें तो हम चैंपियन होने ही चाहिए ना। तो वही है ये एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, अभी दूसरा संस्करण हुआ, इसमें भारत टॉप पे रहा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, अभी उन्होंने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट अभी कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा मुंबई। तो हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, अभी उन्होंने मुंबई से ये भारत प्रोजेक्ट नाम से एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है भारत में 1 मिलियन उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योर का निर्माण करना। तो इसके लिए इस भारत प्रोजेक्ट के माध्यम से उद्यमियों को कई तरह की सहायताएं दी जाएगी, जैसे युवाओं को सिखाया जाएगा कि अपना व्यवसाय कैसे शुरू करना है, किस फील्ड में आप काम करना शुरू कर सकते हैं, और स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा उस सेक्टर में। फंड उनको प्रोवाइड, फंड की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें मदद की जाएगी। और इस तरह से लक्ष्य इनका रहा है इस भारत प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 मिलियन, भारत में 1 मिलियन उद्यमियों को खड़ा करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज आप लोग हो सकता है नोटिस करेंगे कि मैं आज आपको ज्यादा रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। एक्चुअली में आज कहीं मुझे बाहर निकलना है, तो मेरे पास समय कम है, तो मुझे लगा छुट्टी करने से अच्छा है कम से कम जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो करवा दूं। रिवीजन वैसे डेली में आपको कराता ही हूँ, ठीक है, तो आज मैं आपको रिवीजन नहीं करा रहा हूँ और वो आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, तो कारण मैंने बता दिया है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और पुराना आपको अगर रिवाइज करना है तो कल वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने 26 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। तो वीकली वाले जरूर देखा करें अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है? तो आंसर होगा कनाडा में। तो अभी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल डमरू मध्य में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण इस क्षेत्र में स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य के टेक्टोनिक विकास के कारण हुआ है। और आप कह सकते हो इस माइक्रो कॉन्टिनेंट की 19 से 24 किलोमीटर मोटी पतली महाद्वीपीय परत है। अच्छा, डेविस स्ट्रेट की बात करें जल डमरू मध्य की, तो ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ये ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच में
लेब्राडोर सागर के उत्तर में है। ये बाफिन खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अलग करता है। अच्छा, आपको याद है अभी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के बाद नए जो प्रधानमंत्री बने थे, 24वें प्रधानमंत्री थे वहां के, उनका नाम क्या है? तो याद रखना उनका नाम है मार्क कार्नी। नए बने थे तो याद रखना। वैसे कैपिटल तो ओटावा होती है कनाडा की और करेंसी चलती है कनेडियन डॉलर। और दुनिया में ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, समुद्री तटीय रेखा किस देश की सबसे लंबी है या सबसे ज्यादा है? तो वो कनाडा ही है। अब आपके लिए एक प्रश्न रखता हूं कि कनाडा और अमेरिका के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। मुझे पता है आज हमेशा की तरह जैसा सेशन होता है वैसा सेशन नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको रिवीजन नहीं कराया और कारण मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी क्विज जरूर मिल जाएगी आपको, क्विज और पीडीएफ आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाकर के क्विज लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल वाली क्विज शो नहीं हुई थी, कभी ऐसी दिक्कत हो जाए ना, या कोई क्वेश्चन अगर मेरे से मिस्टेक से गलत वहां पे टिक हो जाता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। अगर कमेंट मुझे मिलता है तो मैं उसे जरूर करेक्ट कर दूंगा। जैसे कल की क्विज मैंने बना दिया था मॉर्निंग में ही, लेकिन उसको शो नहीं कर पाया था। शो करना होता है, वहां पे टिक लगाना होता है, वो भूल गया था। तो शाम को मुझे किसी स्टूडेंट का मैसेज मिला, तब जाकर के मुझे पता लगा कि क्विज नहीं आ पाई है। फिर मैंने वहां जाकर उसको शो करा। तो कई बार ऐसे ह्यूमन एरर कह सकते हैं, तो हो जाता है, तो बता दिया कीजिए। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे भी मिलती है अब, तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का। उसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वे किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? इसरो। और अभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाली फिल्म एंड टेलीविजन संस्था FTII कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं, पुणे में। केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? 2026। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कृति सेनन। उसके अलावा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में टॉपर कौन है? तो IISc बेंगलुरु। दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया? चाइना। और विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल। और आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? तो आंसर हो गया कोनेरू हम्पी ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा गांडीव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।